नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बजट सत्र में आए अभी तक 500 से अधिक सवाल। उत्तराखंड में पहली बार होगा पेपरलेस बजट सत्र। सत्र को गरमाएंगे 300 विधायक में अब तक 512 सवाल किए गए हैं प्राप्त। जहां विधानसभा सचिवालय ने पूरी की बजट सत्र की तैयारी। देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बजट सत्र में आए वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अभय, बजट सत्र की शुरुआत होनी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तराखंड सरकार का जो बजट सत्र है ये 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि विधानसभा सचिवालय ने भी इस बजट सत्र को पूर्ण कराने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। पूरी तरीके से इस समय कह सकते हैं कि विधानसभा सचिवालय इस सत्र को संपन्न कराने के में जुटा हुआ नजर आ रहा है। जो अधिकारी हैं विधानसभा सचिवालय के, लगातार जो विधायकों के जो प्रश्न उन प्रश्नों के जवाब यहाँ पर दाख रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जो कार्रवाई यहाँ पर की जानी है सत्र को लेकर, उसको पूर्ण करने की तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार उत्तराखंड सरकार यानी राज्य बनने के बाद पहली बार पेपरलेस बजट सत्र यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पिछले 1 साल से यहाँ पर हो रही थी। विधानसभा सचिवालय लगातार इस पेपरलेस बजट को कराने की जो तैयारियां थे उन कराने को लेकर यहाँ पर अपना काम कर रहा था और अब ये कह सकते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है। और अभी देहरादून का जो विधानसभा जो भवन है वहां पर पेपरलेस बजट सत्र कराने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा जो गैरसैंण का जो भराड़ीसैंण जो विधानसभा भवन है वहां पर भी पेपरलेस बजट कराने के लिए जो तैयारियां की जानी है उसका कार्य वहां पर प्रारंभ किया जा चुका है। इस बार ये कह सकते हैं कि देहरादून में ही बजट सत्र होना है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार गैरसैंण में जो बजट सत्र आहूत किया था वहां पर ये वायदा किया था कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर ये कह सकते हैं कि ई विधानसभा के जो कार्य है वो वहां पर शुरू किए जा चुके हैं। ऐसे में अधूरे कार्यों के साथ वहां पर सत्र कराना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इस बार बजट सत्र देहरादून में कराने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि ई पेपरलेस जो बजट सत्र है उसको लेकर पूरी तरीके से सभी जो विधायकों की जो उत्सुकता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब राज्य की जनता भी देखना चाहती है कि किस प्रकार से इस बार पेपरलेस बजट सत्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है। यानी जो तकनीकी का जो इस्तेमाल होना है उन सभी की तैयारियां विधानसभा सचिवालय की तरफ से अब तक यहाँ पर की जा चुकी है। हर विधायक के सामने जो टैबलेट है वो वहाँ पर रख दिए गए हैं। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ऑनलाइन बजट सत्र यहाँ पर होगा और सभी उसी के अनुरूप कार्य करते हुए भी वहाँ पर नजर आएंगे। इस बार ये कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र के लिए अब तक विधायकों के 512 सवाल विधानसभा को प्राप्त यहाँ पर हो चुके हैं और सभी 70 विधायकों के ये कह सकते हैं कि सवाल वहाँ पर आ रहे। उम्मीद है कि 18 तारीख तक यानी जब बजट सत्र शुरू होगा तो उससे 24 घंटे पहले तक जो भी सवाल विधायकों के वहाँ पर आएंगे उन सभी का जवाब देना विधानसभा सचिवालय का कर्तव्य वहाँ पर होगा। कोशिश यह है कि सरकार इस बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहती है। उम्मीद है कि 18 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होगा ये 24 फरवरी तक वहाँ पर चलेगा। 19 फरवरी को सरकार की तरफ से सदन में संभावित बजट पेश करने की तिथि वहाँ पर रखी गई है और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से भी इस बजट सत्र को लेकर अपनी जो आक्रामक जो रणनीति है उस रणनीति को बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उम्मीद के अनुरूप ये कह सकते हैं कि हंगामेदार बजट सत्र ये रह सकता है। जी बिल्कुल। अब इस बार पेपरलेस बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में विधायकों का क्या कुछ कहना है पेपरलेस बजट सत्र को लेकर? देखिए, इस बार कह सकते हैं कि जब 70 की विधानसभा है, 70 की विधानसभा में कह सकते हैं कि जब विपक्षी विधायकों के 20 विपक्ष के विधायक हैं, एक बसपा के हैं, 2 निर्दलीय हैं और बाकी सत्ता पक्ष के जो विधायक है, सभी विधायकों में कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा चुनकर यहाँ पर पहुंचे। तो सभी के मन में एक उत्सुकता है कि ई पेपरलेस जो बजट सत्र होता है
वो किस प्रकार से कार्य करता है। और ये कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान ये कह सकते हैं कि कागजों की या जो समय की जो बर्बादी वहां पर होती है उसको रोकने का काम ई पेपरलेस के जरिए यहाँ पर किया जा सकता है, तो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो सकती है। यानी जनता जितनी उत्सुक यहाँ पर नजर आ रही है उससे ज्यादा कई उत्सुक जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं जो इस बार पेपरलेस बजट सत्र में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और देखेंगे किस प्रकार से ई पेपरलेस की जो कार्रवाई होती है वो किस प्रकार सदन के भीतर होती है। हम सभी लोग इस बात के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा लगाए हैं कि जो ई पेपरलेस के जो दावे अब तक विधानसभा की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितने सफल हो पाते हैं, क्या कुछ कार्य इस बार पेपरलेस बजट सत्र में सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो पेपरलेस बजट सत्र होगा ये पूरी तरीके से हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे विधायक हैं जो जन समस्याओं को लेकर ये कह सकते हैं कि आक्रामक रूप वहां पर अपनाएंगे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि पेपरलेस बजट सत्र के दौरान सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब वहां पर दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। अब पेपरलेस बजट सत्र को लेकर विपक्ष के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो अभी तक जो दावे किए गए उन दावों के विपरीत विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। विपक्ष के जो विधायक है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार कई तरीके के बहाने यहाँ पर करना चाहती है। सबसे पहला बहाना गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर बजट सत्र सरकार कराने का दावा पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन आज उस दावे को विपरीत यहाँ पर सरकार काम कर रही है। दूसरा, विधानसभा के भीतर जब विपक्षी सदस्य सवाल पूछते हैं तो उन सवालों के संतोषजनक जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आ पाते हैं, और अब जब पेपरलेस बजट सत्र के बाद सरकार यहाँ पर कर रही है तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो जवाब सदन के पटल पर आने चाहिए थे, जो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए थे, उसमें भी सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि आनाकानी वहां पर की जाएगी या उन आधे अधूरे सवालों का जवाब देने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनको पूरी तैयारी यहाँ पर करनी होगी ताकि विपक्ष के जो विधायक है या सत्ता पक्ष के जो विधायक है जो सवाल पूछने का काम वहां पर करेंगे उनके संतोषजनक जवाब वहां पर दिया जा सके। और अभी तक कह सकते हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकार सदन के भीतर जाने का काम करती थी वो इस बार वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरीके से पेपरलेस बजट सत्र होगा तो सारा जो तकनीकी जो काम होता है, जो डिजिटल का जो काम होता है, वो सब चीजें वहां पर देखने को होंगी। तो ऐसे में किस प्रकार से सदन के भीतर की कार्रवाई हो पाएगी, विपक्ष कितना संतुष्ट इस कार्रवाई से, सत्ता पक्ष की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आएगा, ये देखने वाली बातों के लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि पेपरलेस बजट सत्र के दौरान हंगामा भी होगा और जो विपक्ष के आक्रामक तेवर होंगे वो भी देखने को मिलेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति अपनाने का काम किया जाएगा ताकि विपक्ष के जो हमले हैं उनको नाकाम किया जा सके। ठीक है, अभी आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां प्रदेश भर में जमीनों की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री की भी मिलेगी सुविधा। बता दें कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, मुहर की संभावना। पेपरलेस होने से बढ़ेगी सुविधा, रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े पर भी लगेगी लगाम। स्टाम्प और निबंधन विभाग ने तस्वीर। बता दें प्रदेश भर में जमीनों की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, जहां पेपरलेस वर्चुअल भी वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, भूमि रजिस्ट्री का पेपरलेस होने जा रही है, किस तरीके से रूपरेखा बन रही है? देखिए, उत्तराखंड में लगातार जो तकनीकी का जो उपयोग है उस उपयोग को अपनाने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं डिजिटाइजेशन के जो कार्य हैं उनको करने का काम प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है और अब कोशिश की जा रही है कि जो जमीनों की जो रजिस्ट्री होती है वो भी पेपरलेस यहाँ पर की जा सके। यानी उसका भी पूरा डिजिटलकरण करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर निबंधन जो प्रबंधन जो विभाग होता है उसकी तरफ से आदेश यहाँ पर किए जा रहे हैं और जिला स्तर पर उन सभी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले दिनों में जब सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराने का काम यहाँ पर करेगी तो उसके बाद जो रजिस्ट्री के जो कार्य होंगे पूरे प्रदेश में वो पेपरलेस तरीके से यहाँ पर किए जा सकते हैं। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री किस प्रकार से यहाँ पर होगी, उसके लिए किस प्रकार से जो कर्मचारी है, जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सकता है, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ये कह सकते हैं कि राजस्व विभाग की तरफ से इस चीजों को लेकर
जो तैयारी है उसका प्रस्ताव, एक मसौदा बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और उम्मीद है कि विभाग की तरफ से आगामी जो कैबिनेट बैठक यहाँ पर होगी, उस कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से प्रदेश के भीतर जो रजिस्ट्री के जो कार्य होते हैं, जमीनों की रजिस्ट्री से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उन सभी को पारदर्शी बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। जमीनों की रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर हो सके, पेपरलेस रजिस्ट्री यहाँ पर हो सके। और इन सब कार्यों के पीछे का जो उद्देश्य है विभाग का, वो यही है कि जो जमीनों का जो फर्जीवाड़ा अक्सर होता है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिलता है कि किसी कागज में किसी और की जमीन को बेचने का काम यहाँ पर किया जाए, उन सबको समाप्त करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार से जो जमीनों का फर्जीवाड़ा है वो आगे ना बढ़ सके, उस पर विराम लगाया जा सके और पेपरलेस जो रजिस्ट्री है उसको कराने का काम यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो लोग यही कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता होंगे या जो बेचने वाले जो लोग होंगे जमीनों में, उनको भी, उन सभी की भी ऑनलाइन, ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों की जो तैयारियां होती है उनको भी कराने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के भीतर जो जमीनों का जो खरीदने और बेचने का जो कार्य होगा वो भी पूरी तरीके से डिजिटल के आधार पर होगा, ऑनलाइन होगा और पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। जी बिल्कुल। अब क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जाए? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि पिछले दिनों जो रजिस्ट्री से जुड़े हुए जो कार्य थे, जिसमें कई तरीके के भ्रष्टाचार उजागर यहाँ पर हुए थे, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए कह सकते हैं कि सरकार ने एक बड़ा सबक यहाँ पर लिया और विभागों को आदेश यहाँ पर दिया है कि किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन जो कार्य किए जा सकते हैं, यानी पेपरलेस जितने कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, उन सभी को पेपरलेस करने का काम यहाँ पर किया जा सके, ताकि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। जो आरोपी या जो इस तरह का जो सिंडिकेट यहाँ पर काम करता है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि रजिस्ट्री अगर ऑनलाइन यहाँ पर होगी तो फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो खरीदार और जो बेचने वाला जो होगा, सीधे उनके बीच का कार्य यहाँ पर होगा, अधिकारी उसमें शामिल होंगे, बीच का कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो इन सब चीजों पर ये कह सकते हैं कि पेचीदा या भ्रष्टाचार करने का काम वहां पर कर सकता है। उन सब चीजों को समाप्त करने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो उम्मीद कह सकते हैं कि अगली बैठक में, कैबिनेट बैठक में विभाग की तरफ से प्रस्ताव लाने का काम यहाँ किया जाएगा और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्री के जो कार्य होंगे वो भी ऑनलाइन और पेपरलेस होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। अब सीधे आपको उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां मलखंभ प्रतियोगिता में सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रहे हैं। पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में बेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो बेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था, उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टेहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूं, यहां से टेहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है।
एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है, योग आदि को भी ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखंब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि मलखंब केवल एक खेल नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है। यह हमारे भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत है जिसे संजोकर रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाता हूं तो वहां पर मुझे मलखंब जब दिखाई देता है तो मेरे मन में स्वतः ही आ जाता है कि ये मलखंब वाले जो है हमारे यहीं के होंगे, सब आसपास के पूरे क्षेत्र के। और मैं पूछता हूं तो अधिकांश बच्चे हमारे इस क्षेत्र से मलखंब में आगे आ रहे हैं। आज मलखंब है, कुश्ती, जिम्नास्टिक का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिससे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधने की अद्वितीय क्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक खेलों के बीच में इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मेरे युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई खिलाड़ी आने वाले समय में, हमारे छात्र छात्राओं में से भी, हमारे बच्चों में से भी आने वाले कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे और मलखंब की हमारी इस प्राचीन विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के सारथी बनेंगे। हमारे यहां के कपिल पोखरिया, उन्होंने अभी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अपने खेल से मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो स्टेडियम बना है, ये हमारा स्टेडियम बन गया है, बहुत अच्छा इसका विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे अब इसकी शुरुआत हुई है। आगे चलकर जो हमने स्लोगन है हमारा, संकल्प से शिखर तक, निश्चित रूप से संकल्प से शिखर तक हमारे इस क्षेत्र के सभी हमारे उदयमान खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए चकरपुर स्टेडियम में मैं घोषणा करता हूं आज कि चकरपुर स्टेडियम में एक बॉक्सिंग का छात्रावास भी खोला जाएगा। जब तक यहां पर प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे जिलाधिकारी जी और अन्य लोग मिलकर कोई डेली बेसिस पर या उस बेसिस पर किसी एक को संचालन के लिए यहां पर मुखर्जी जी, आप सब लोग जो है इसमें हमारी सहायता करेंगे यहां, जिससे कि ये स्टेडियम हमारा बहुत अच्छे प्रकार से संचालित हो सकेगा। इसी बीच एक यहां पर इसी के पड़ोस में रहने वाले हमारे बीच के ही भाई प्रदीप कुमार जी की एक सड़क दुर्घटना में असामयिक उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी इष्ट मित्रों को, सबको
इस बहुत समय उनके दुख आया है परिवार के ऊपर, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। अंत में मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए और इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप उधम सिंह नगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां मलखंब प्रतियोगिता कार्यक्रम में सीएम धामी खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रहे थे। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।